अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडियाला जेल रावलपिंडी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की समाअत हुई और इस केस में कुछ ज़्यादा आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और केस की मज़ीद समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। इसमें आज 10 गवाहान की केस की समाअत के दौरान हाज़िरी लगाई गई और 5 गवाहान थे जिनके बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके या कलम बंद नहीं हो सके। आपको जैसा कि मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफ़र का मतन आवाम के सामने रखने पर मुकदमा बनाया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। और शाह महमूद कुरैशी से आपको याद होगा कि ग़ालिबन 17 अगस्त को नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। जिसके बाद अचानक पता चला कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 15 अगस्त का एक मुकदमा पहले से ही तैयार था और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की या इमरान ख़ान का साथ छोड़ने का ऐलान करते तो फिर वो इस मुकदमे से बच जाते, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। इसलिए 2 दिन पहले से खामोशी से तैयार किया गया वो मुकदमा, उसके अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई और फिर उनके ख़िलाफ़ भी अब रावलपिंडी की अडियाला जेल में ये जेल ट्रायल किया जा रहा है। और इस जेल ट्रायल के हवाले से भी बहुत सारे लोगों की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रायल के अंदर ना तो जो जनरल पब्लिक है उसको इजाज़त है जाने की और ना ही मीडिया को इसमें इजाज़त है। और जब तक ये चीज़ें मौजूद ना हों, मीडिया के सामने तमाम ट्रायल की का ये जो कार्रवाई है ये न चलाई जाए, तो फिर उससे तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं और सवालिया निशान ये ज़रूर खड़ा होगा इस तमाम तर कार्रवाई के ऊपर कि ऐसी कार्रवाई को इन कैमरा क्यों किया गया, जिससे जो है वो मुमकिन तौर पर शकूक व शुबात पैदा हों। आज केस की कार्रवाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर तक मज़ीद ये कार्रवाई मुलतवी की गई है, लेकिन सबसे अहम नुक्ता जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो ये है कि साइफ़र जिसके ऊपर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ये तमाम तर मुकदमा खड़ा किया गया है और कहा गया कि इमरान ख़ान ने वो साइफ़र जो है वो अवामी जलसे में, यानी जो 27 मार्च 2022 का जलसा था, उसमें वो साइफ़र लहरा कर ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है और इसी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया गया। वो साइफ़र चलान का हिस्सा ही नहीं है, यानी कि वो दस्तावेज़ जिसकी बुनियाद पर जिसके गिर्द ये तमाम मुकदमा घूम रहा है और जिसकी बुनियाद पर ये तमाम मुकदमा कायम किया गया है, वो दस्तावेज़ असल वो इस चालान का हिस्सा नहीं है। तो जब चालान का हिस्सा ही नहीं है, फिर जो गवाहान के बयानात हैं उनकी क्या वक़्त और अहमियत है, फिर उन गवाहान के बयानात के बाद जरा कैसे होगी और ये कैसे पता चलेगा कि उस साइफ़र का मतन क्या था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, उसमें किस तरीके की धमकी दी गई थी और इमरान ख़ान ने उस साइफ़र का या उस साइफ़र के जो अंदर उसका जो मतन था उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कैसे की है, कौन सा ऐसा नुक्ता था जो इमरान ख़ान ने अवाम के सामने रखा और उसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया। बहरहाल सवाल तो ये अपनी जगह बहुत अहम है कि जिस चीज़ की बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है उसको रिकॉर्ड का या चालान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा, अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा। और फिर आप यही देखें कि जब ये गवाहान के बयानात कलम बंद हो जाएंगे, फिर जरह का मामला आगे बढ़ेगा, तो फिर इमरान ख़ान के वकला की जानिब से भी मेरे ख्याल में वो ये एतराज़ उठा सकते हैं कि गवाहान से अगर जरह करनी है तो फिर वो कैसे की जाए। ये तो एक तरह की अंधी जो है ना वो कार्रवाई हो गई कि आप सरकारी मुलाजमीन को गवाह बनाकर अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। वो लोग जो रियासत के मुलाजिम हैं, क्या वो रियासत की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर किसी किस्म का कोई बयान दे सकते हैं? और अगर उनका दिया गया बयान जो है वो अदालत में इस तरीके से पेश किया जाएगा और असल वो दस्तावेज़ जिसकी बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई चलाई जा रही है उसको अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता, तो फिर इन बयानात की क्या अहमियत और वक़्त है, फिर गवाहान के ऊपर जरह कैसे होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी केस की समाअत के दौरान ये नुक्ता उठाना चाहिए कि अगर साइफ़र को इस तमाम तर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो फिर इन तमाम गवाहान से जरह कैसे होगी, कैसे इस बात का तयन होगा कि इमरान ख़ान ने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है। क्योंकि आपको याद होगा कि अमरीकी वेबसाइट इंटरसेप्ट की जानिब से तो साइफ़र का मतन जारी किया गया
उसको आम सादा ज़बान में उसको जो है वो आम पब्लिक के लिए उसके ऊपर ख़बर की गई और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हमने उस खबरों को पढ़ा भी सही, तो साइफ़र का मतन भी पढ़ा, लेकिन वो साइफ़र जब तक अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता, तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, फिर कैसे इस बात का तयन होगा कि इमरान खान ने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और इमरान खान का मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कसूर है वो यही है कि उसने एक अमरीकी साजिश का अपनी आवाम को बताया कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उस साजिश में हमारे अपने लोग, हमारी अपनी सियासी जमातें, हमारे अपने इदारों के लोग उसमें मुलव्वस हैं। और इसी साजिश को बेनकाब करने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम किया गया, जिसका ना कोई सिर नज़र आता है, ना कोई पैर नज़र आता है। और इमरान खान इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन वो लोग जिन्होंने साइफ़र को छुपाने की कोशिश की और साइफ़र को अपने वज़ीर ख़ारजा से छुपाया, अपने वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया और उसको दबाने की कोशिश की, मेरे ख़्याल में वो यकीनन इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ वो गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अमरीकी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा क्यों किया। साइफ़र बहरहाल वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पास आया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक सियासतदान थे और एक सियासतदान ने उसको सियासी तौर पर खेला और सियासतदान ने उस साइफ़र का मामला अपनी आवाम में लेके गया, एक प्रॉपर एक फोरम होता है, क्योंकि सियासतदान आवाम से ही मुंतखब होकर आते हैं और कोई भी अच्छा या बुरा फ़ैसला वो सियासतदान आवाम को एतमाद में लेकर करते हैं। हमने इसकी बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी कोई अहम मामला आता है तो वज़ीर-ए-आज़म कौम से ख़िताब करके कौम को, आवाम को एतमाद में लेते हैं। वो एतमाद में लेने का मकसद क्या होता है? वो उसका सारा मकसद ही यही होता है कि ये इस तरह का एक अहम इशू है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की या वज़ीर-ए-आज़म की या हुकूमत की ये इस तरह की एक पॉलिसी है और इसके ऊपर हुकूमत इस पॉलिसी को आगे लेकर चलना चाहती है और आवाम को इसी वजह से एतमाद में लिया जा रहा है कि जो हुकूमत है वो अपनी आवाम की साथ है और उनको अहमियत देती है, इस वजह से उनको एतमाद में लिया जाता है। तो फिर इमरान खान साहब ने जो साइफ़र वाला मामला था उसको पब्लिक के सामने अगर वो लेकर गए हैं तो इसमें गलती क्या थी? बहरहाल सबसे अहम नुक्ता बहरहाल यही है कि साइफ़र को अभी तक इस तमाम तर कार्रवाई का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया और क्या रियासती इदारों के ये सरकारी मुलाजमीन क्या वो किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस तरीके से गवाह बन सकते हैं? क्योंकि वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी नौकरियां ही रियासत की मरहून मिन्नत है और उनको अगर ज़रा सा भी उनके ऊपर दबाव डाला जाए तो क्या वो अपनी मन मर्ज़ी का या लिखा पढ़ा या कुछ लोगों की मर्ज़ी का बयान देना क्या उनके लिए मुश्किल है? और फिर सबसे बढ़कर कि वो साइफ़र के अंदर ऐसा क्या है, इस बात का तयन फिर वही बात कि कैसे होगा कि इमरान खान ने वाकई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि असल दस्तावेज़ तो बहरहाल मौजूद नहीं है, वो एक कोडेड फॉर्म में होती है और कोडेड फॉर्म में आज तक जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में वो शायद इमरान खान साहब को भी समझ नहीं आती होंगी और वज़ारत ख़ारजा के जो अफसरान हैं वही उस चीज़ को समझते हुए उसका असल मतन, असल पैगाम जो उस वक्त के पाकिस्तान के अमेरिका में जो सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने जो भेजा था, बहरहाल वो सिक्योरिटी कमेटी के एक इजलास में पेश हुआ, वहाँ पर उसकी तौसीक़ की गई, मदाखलत की तौसीक़ की गई, उसके ऊपर एलामिया जारी हुआ, फिर पीडीएम हुकूमत आई, उसके अंदर भी वो दोबारा उसकी तौसीक़ हुई। तो जो चीज़ें ऑलरेडी दो कमेटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में जिनकी तस्दीक हो चुकी हो, फिर उसके ऊपर कहा गया कि ये साइफ़र नहीं था, इसके ऊपर सियासी बयानियाँ खड़ा करने की कोशिश की गई और एक वज़ीर-ए-आज़म को झुटलाया गया, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि इमरान खान ठीक थे। इस मुल्क के ही कुछ लोगों ने मिलकर अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के साथ, अपनी ही कौम के साथ गद्दारी की और वज़ीर-ए-आज़म को एक अमरीकी हिमायत याफ्ता अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाया गया और उसके बाद इस मुल्क के जो भी हालात व वाक़यात हैं, मुआशी तौर पर भी हों, सियासी तौर पर भी हों, आइनी और कानूनी तौर पर भी जो बहरान है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वही अमरीकी साजिश थी जिसके तहत एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साजिश करके वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। ये केस अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। साइफ़र को चलान का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुमकिन तौर पर इस साइफ़र को चलान का हिस्सा ना बनाकर शायद अदालत ट्रायल कोर्ट की हद तक तो इसको किसी भी दबाव के तहत अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जज जो हैं वो अबुल हसनात साहब, उन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, लेकिन हमने फिर उनकी दिलेरी भी देखी और आज तक वो उनकी दिलेरी देख रहे हैं। और देखना ये है कि जब ये मामला अपील की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें आता है, तो फिर क्या ये तमाम वो जो झोल इसमें ये छोड़े जा रहे हैं और उनको जानबूझकर ये बनाए जा रहे हैं
या ये इतनी ज़्यादा इतना भूंडा किस्म का ये मुकदमा है कि इसके अंदर ये चीज़ें दस्तियाब ही नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई केस बन ही नहीं सकता। मैंने देखा कि जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से इनके ऊपर जो राय दी गई और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे साइफर केस को उधेड़ के रखा वो भी हमारे सामने है। और बहुत सारे लोग और भी हैं जो इस साइफर केस को बिल्कुल एक भूंडा और जैली मुकदमा करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो लोग हैं जो किसी सियासी जमात के या ताकतवर लोगों के कहने पर साइफर केस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और कहा जाता है कि इसमें इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। सज़ा तो किसी भी शख्स को किसी भी तरह से काबू करके ज़ोर ज़बरदस्ती से दी जा सकती है, जिनके हाथ में पूरी रियासती मशीनरी है, क्या वो ऐसा करने के इख्तियार नहीं रखते? लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि जब ये तमाम मामलात अपील की सूरत में बड़ी अदालतों में आएंगे तो क्या ये इल्ज़ामात उस वक्त भी बरकरार रह सकेंगे? ये आज की कुछ अहम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।